नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है सिंड्रेला और जिसे लिखा है वर्षा जी ने। नाम से भ्रमित मत होइएगा, परी कथा तो मैं सुनाने से रहा। ये कहानी भी हॉरर, थ्रिल, सस्पेंस और इमोशंस का ही कॉकटेल है। तो चलिए सिंड्रेला की कहानी शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ मम्मी? अवनी ने शायद 100वीं बार अपनी माँ से पूछा। फिर सिंड्रेला ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और प्रिंस चार्मिंग के महल से बाहर आ गई, क्योंकि उसकी फेरी गॉडमदर ने उसे बस आधी रात तक का ही समय जो दिया था। अवनी, एक 11 साल की सुंदर सी बच्ची जो इस वक्त अपनी माँ का हाथ पकड़े उछल कूद करती हुई सी अपने स्कूल से घर जा रही थी। उसने एक खूबसूरत सी गुलाबी घेरदार जाली वाली ड्रेस पहन रखी थी और बिल्कुल किसी परी सी दिख रही थी। उसके एक हाथ में एक नन्ही सी ट्रॉफी थी। उसके स्कूल में आज फैंसी ड्रेस का कंपटीशन था, जिसमें सिंड्रेला बनकर उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। फेरी गॉडमदर हमेशा सिंड्रेला की हेल्प करती है ना मम्मी? अवनी चहकती सी बोली। मम्मी, मेरी फेरी गॉडमदर कौन है? प्रिया दीदी है ना? उसने जल्दी से माँ से पूछा। प्रिया उसी कस्बे की एक लगभग 26 साल की सुंदर सी युवती थी जो हाल ही में ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर शहर से कस्बे में लौटी थी और जल्द ही अपना खुद का पार्लर खोलने वाली थी। आज की फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए उसी ने अवनी को तैयार किया था। चल, बड़ी आई सिंड्रेला, अवनी की माँ उसे प्यार से झड़कती हुई बोली। अवनी चलते चलते रुक गई और कुछ सोचने लगी। मम्मी, वो धीरे से कुछ सोचती हुई बोली, प्रिंस चार्मिंग का महल कितना बड़ा होगा? हमारे एलेनोर कॉटेज जितना? अवनी की माँ हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगी, जिसकी कल्पनाएं बढ़ती ही जा रही थी। वो झीलों और पहाड़ों से घिरी हुई सुंदर सी जगह थी। हरियाली से घिरे ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और आसमान छूते पेड़ और भी मनोरम दृश्य बनते थे। वहाँ शीत ऋतु में थोड़ी बहुत बर्फबारी भी होती थी, क्योंकि वो अच्छा खासा पर्यटन का स्थान था। इसलिए वहाँ विकास कार्यों के नाम पर प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। वहाँ साल के कुछ खास समय पर खासे विदेशी सैलानी आते थे। इसी वजह से वहाँ छोटे मोटे होटलों की भरमार थी। लेकिन विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद था उस जगह की सबसे ऊंचाई पर बना एलेनोर कॉटेज, जो कि काफ़ी पुरानी और भव्य विशाल इमारत थी। वो इमारत एक महल थी। उसके एक हिस्से में उसका वर्तमान मालिक चौधरी परिवार रहता था और इमारत का बाकी हिस्सा मोटे किराए पर विदेशी पर्यटकों को दिया जाता था। वो एक रिसोर्ट था। अवनी अपनी माँ का हाथ पकड़े चली जा रही थी और मुड़ मुड़ कर एलेनोर कॉटेज को देखती जा रही थी। उसे पूरे कस्बे से कहीं भी देखा जा सकता था, क्योंकि वो इमारत सबसे ऊंचाई पर बनी थी। अब चलो, अपने पापा को ट्रॉफी भी तो दिखानी है ना? मम्मी उसे बहलाती सी बोली। यही होता है, बड़े तो बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्हें परी कथा सुनाते हैं, पर ये कहानियाँ कुछ बच्चों के लिए सब कुछ बन जाती हैं, जैसे कि अवनी। अब मम्मी को तो पता भी नहीं था कि अवनी ने अभी अभी अपनी कहानी का तीसरा सिरा भी कहीं बांध दिया था। अपनी कहानी की दुनिया में वो खुद सिंड्रेला थी, प्रिया दीदी उसकी फेरी गॉडमदर थी और अभी अभी उसने प्रिंस चार्मिंग का महल भी ढूंढ लिया था, जो कि था एलेनोर कॉटेज। 13 सालों बाद वो समुद्र के किनारे बना बेहद शानदार सा रिसोर्ट था। आज वहाँ बहुत शोर शराबा था, कोई पार्टी चल रही थी। महानगरों में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन जोरों पर था। ये समारोह भी कुछ उसी तरह का था, जिसमें रिश्तेदार तो कम होते हैं और होटल स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर जैसे तत्वों की भीड़ ज़्यादा होती थी। आज सगाई का दिन था। वो एक खूबसूरत और आधुनिक तरीक़ों से फूलों और झालरों से सजा, जगमग करता, लिपि पुती खिकी कर लड़कियों से भरा हुआ एक हॉल था, जिसका एक हिस्सा विशाल टेरेस पर खुलता था। उस टेरेस से समुद्र तट का बेहतरीन नज़ारा दिखता था। बेटा, बहुत देर हो रही है,
रिंग सेरेमनी स्टार्ट करते हैं अब। गेस्ट भी बार बार पूछ रहे हैं। लड़के की माँ ने कहा। लड़का, जिसका नाम गौरव था, किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके बगल में अपनी सहेलियों के साथ खड़ी आशिमा भी चिढ़ रही थी। वो दुल्हन थी। तुम्हें नहीं लगता तुम हमारा स्पेशल डे स्पॉइल कर रहे हो? आशिमा कुड़ती हुई बोली। अरे यार, बस आधे घंटे में क्या बिगड़ जाएगा? गौरव ने बोलना शुरू करा। हम पिछले 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। उसकी बात काटती हुई गुस्से से आशिमा बोली। और वो इतना ही गैर जिम्मेदार है तो? बाकी बातें उसके मुंह में ही रह गईं। हॉल में थोड़ा शोर सा हुआ और सभी देखने लगे। हॉल में एक नए मेहमान ने कदम रखा। एक लड़का मुस्कुराता हुआ उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। वो कहीं से भी उस माहौल में खपता हुआ नहीं लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर एक लंबे सफ़र की छाप थी। उसने एक पुरानी डेनिम की जीन्स, एक झोलझाल सी टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। उसके एक कंधे पर छोटा सा काला बैग और गले में प्रोफेशनल कैमरा लटक रहा था। उसका हुलिया किसी भी तरीके से किसी सगाई समारोह में शामिल होने लायक नहीं लग रहा था। वो सीधे गया और दूल्हे यानी कि गौरव को कसकर गले लगा लिया। साले, तू नहीं सुधरेगा, कभी तो टाइम पर आ जाया कर, उसके गले लगता गौरव बोला। क्या करूं यार, इतनी अर्जेंसी में तूने इन्फॉर्म किया, टाइम तो लगना ही था, वो लड़का बोला। अरे अब सारी बातें यहीं पूरी होंगी? कोई झुंझलाया। एक तो वैसे ही शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी जल्दी में अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और बधाइयों से भर गया। उस लड़के का नाम क्रिश था। ये उसका असली नाम था या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता था। बस सब उसे उसी नाम से बुलाते थे। वो एक मशहूर फोटोग्राफर था और आदतन बंजारा प्रवृत्ति का था। उसका घर कहाँ था या फिर कोई घर था भी या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता था। वो अपने काम के सिलसिले में भटकता रहता था, कई बार विदेशों में भी। उसकी एक और खासियत थी, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी आधुनिक लानतें उसे छू भी नहीं पाई थी। लोग उसे दुनिया के साथ चलने का ताना मारते थे, पर वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला बंदा था। उसका हुलिया देखकर पार्टी में मौजूद कई संभ्रांत बुजुर्गों ने मुंह बिचकाया, पर लड़कियों की खीखी बढ़ गई, क्योंकि उसके ऊट पटांग फटीचे हुलिये के बावजूद वो बहुत हैंडसम था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। क्रिश अपने शानदार कैमरे से गौरव और आशिमा की फ़ोटो लेने में व्यस्त था। जब से क्रिश ने आशिमा को बताया था कि वो कितनी फ़ोटोजेनिक है, उसकी क्रिश से सारी नाराज़गी गायब हो गई थी। वैसे बहुत सी लड़कियां उसके आसपास मंडरा रही थीं, जिन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक वो हुआ जो उस तरह की पार्टियों में कम ही होता था, बत्ती गुल। अफरा तफरी मच गई। सभी होटल मैनेजमेंट को सुर में सुर मिलाकर कोसने लगे। बैकअप का इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। रिसोर्ट का स्टाफ यहाँ वहाँ भाग रहा था। आशिमा और गौरव जहाँ खड़े थे वहाँ से उस हॉल का टेरेस दिखता था। और तभी आशिमा ने कुछ ऐसा देखा जो उसके अलावा और किसी ने नहीं देखा। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, दिन ढल ही रहा था। हल्की रोशनी में उसने देखा कि टेरेस के बिल्कुल आखिर में रेलिंग के पास कोई खड़ा था, एक लंबा सा साया। आशिमा शांति से उसे घूरने लगी। सारी भीड़ से अलग थलग आखिर कोई भला वहाँ क्यों खड़ा था, पर वो नहीं जानती थी कि वो जो कुछ भी थी वो वाकई भीड़ से बहुत अलग था। आशिमा थोड़ी सशंकित सी धीरे धीरे और अच्छी तरह देखने के लिए टेरेस की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद जो उसके पल्ले पड़ा वो वाकई अजीब था। वो साया एक लंबी सी औरत का था, जिसने फुल आस्तीन का एक मटमैला सा जालीदार दुल्हनों वाला गाउन पहन रखा था। पर वो गाउन भी जैसे 18वीं सदी का लग रहा था। उसका सर भी ढका हुआ था। उसका गाउन फर्श पर लंबा फैला हुआ था। उसके दोनों हाथों में एक सूख चुके काले गुलाबों का ब्राइडल बुके था। टेरेस पर जोर जोर से हवाएं चल रही थी, पर उस औरत के कपड़ों का एक सूत भी नहीं हिल रहा था, मानो वो पत्थर की बनी हुई है। आशिमा बढ़ी चली जा रही थी। उस औरत के सर पर भी सूखे हुए बड़े बड़े फूलों का एक बड़ा सा हेडगियर था, जिससे एक महीन जाली निकलकर
उसके पूरे चेहरे को ढकती हुई ज़मीन छू रही थी, पर फिर भी उस जाली के अंदर से उसका उभरे हुए जबड़े, खोखले गालों और लंबी नाप वाला क्रूर चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आशिमा ने उस जाली के पीछे उन दो मौत जैसी ठंडी आंखों में देखा। वो आंखें जो अंधेरी सुरंगों की याद दिलाती थी। उस औरत के चेहरे पर स्थायी कठोर भाव थे, पर आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। आशिमा अब तक पसीने से भीग चुकी थी। आशिमा हॉल और टेरेस के बीच खड़ी थी। उसकी हालत खराब हो गई थी। वो जान चुकी थी कि वो रहस्यमयी औरत सामान्य नहीं थी। उसने उस औरत की गुस्से से भरी नज़रों का अनुसरण किया तो पाया कि वो तो गौरव को घूर रही थी। आशिमा हड़बड़ा गई। उसने वापस पलट के उस औरत को देखा और अचानक उस औरत ने भी झटके से अपनी गर्दन आशिमा की तरफ मोड़ दी। वो भयानक गुस्से भरी आंखों से अब उसे घूरने लगी। वो मानो चिढ़ गई थी कि आशिमा उसे गौरव को घूरते वक्त क्यों देख रही थी। आशिमा डर से चीख उठी, बेहोश होते होते बची। उसने देखा उस भयानक औरत ने बस एक बार अपनी पलकें झपकाई थी और उसकी आंखों की पुतलियां काली से सफ़ेद हो गई थी। आशी, आशी, क्या हुआ? कोई पानी लाओ। अरे क्या हुआ? बेहोश हो गई, पता नहीं कैसे। ये तो गौरव के साथ थी ना। सारी चिल्लम चीट के बीच आशिमा को होश आया। पूरी तरह फिर से रोशनी में नहाई हुई थी। म्यूजिक भी चालू हो गया था। वो औरत, वो कमज़ोर आवाज़ में बोली। क्या? कौन सी औरत? किसी ने पूछा। वो उधर टेरेस पर खड़ी थी। और आशिमा पलटकर गौरव को देखने लगी, जिसे वो रहस्यमयी औरत गुस्से से घूर रही थी। गौरव जल्दी से टेरेस की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ कोई नहीं है आशु। अंधेरे की वजह से तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा, गौरव बोला। नहीं, कोई वहम नहीं हुआ। वो वहीं खड़ी थी, वेडिंग गाउन पहने हुई थी और उसके हाथ में ब्राइडल बुके भी था। और आशिमा बोल ही रही थी कि गौरव के हाथ से पानी का गिलास छूटकर तेज़ आवाज़ से फर्श पर जा गिरा। सब उसे देखने लगे। सॉरी, वो हाथ से छूट गया। वो बुदबुदाया, पर क्रिस ने साफ तौर पर देखा कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो पार्टी जैसे तैसे ख़त्म हुई। वैसे भी आशिमा अब वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वो अपने कमरे में चली गई। सब ने औना पौना खाना खाया और चले गए, पर क्रिस वहीं रुका रहा। वो टेरेस पर आ गया। वो अंत तक बिल्कुल रेलिंग के पास पहुंचा। उसे रेलिंग के पास फर्श पर कुछ दिखा। वो झुककर देखने लगा। वहाँ काले गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ पड़ी थीं। उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तभी एक तेज़ हवा का झोंका उन्हें अपने साथ उड़ाता हुआ ले गया। अगले दिन। क्या? सुहाना? क्रिस गौरव के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था जब उसे अंदर से उसका आंदोलित स्वर सुनाई दिया। हाँ, उसकी फैमिली को उसकी बॉडी बाथ टब में मिली। बाथरूम का लॉक तोड़कर उसे निकाला गया। किसी की आवाज़ आई। तो इसलिए वो यहाँ शादी में नहीं आई? गौरव की दहशत भरी आवाज़ आई। हाँ, तेरा ये डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान तो फ्लॉप हो गया। कल आशिमा ने टेरेस पर देखा था उसे। अब क्या करें? फिर वही अजनबी स्वर उभरा। बहुत देर तक खामोशी छाई रही। फिर गौरव की आवाज़ आई। देख, बस 2 दिन, आज और कल। आशिमा से शादी करके मैं कनाडा सेटल हो रहा हूँ, फिर कभी लौटकर नहीं आऊँगा। जिस चीज़ ने उस कस्बे से मुंबई तक पीछा किया, फिर यहाँ गोवा भी पहुँच गई, वो तुझे कनाडा में बख्श देगी? वही अजनबी आवाज़ आई। मैंने सुना है समंदर पार कर लो तो ऐसी बलाएं पीछा छोड़ देती हैं, गौरव बोला। और शायद वो दरवाजे के पास आ रहा था। क्रिस जल्दी से बगल वाले कमरे में घुस गया। कुछ देर बाद गौरव और उसका एक दोस्त कमरे से बाहर निकला, जिसे क्रिस बस चेहरे से पहचानता था। उसके दिमाग में बहुत से विचार घुमड़ने लगे। तो गौरव ने यूं ही अनन फनन में शादी का फैसला नहीं कर लिया था, कुछ तो पक रहा था। पिछली रात टेरेस पर जो कुछ भी दिखा, आशिमा का वहम तो नहीं था। क्रिस अब अकेले में गौरव से बात करना चाहता था, पर वो हमेशा लोगों से घिरा होता था। पूरी दोपहर तो
हल्दी की रस्म और दूसरे रिवाजों में बीत गई। शाम को संगीत का फंक्शन था। वो फिर व्यस्त हो जाएगा, जल्दी बात करनी होगी। वो उसी हॉल में पहुंचा जहां सगाई हुई थी। अभी वहां कुछ जवान छोकरे छोकरी थे। तेज संगीत बज रहा था। गौरव शायद आशमा से कुश्ती कर रहा था। अरे नहीं, वो तो कपल डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एक पिद्दी सा लचकता हुआ आदमी वहाँ आया और समझाने लगा कि गौरव का हाथ आशमा के शरीर पर कहाँ होना चाहिए। ये कोरियोग्राफर था। क्रिस को हंसी आ गई। आजकल के परिवेश में शादियों के कुछ और ही महीने हो गए थे। हे क्रिश, हमारी एक फ़ोटो लो ना। गौरव की बाहों में झूलती आशमा चहकती हुई सी बोली। ओह, आई एम सॉरी, कैमरा तो ऊपर रूम में ही रह गया। वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। फिर आंखों से गौरव को इशारा किया। वो और गौरव अब अपने रूम के बाहर खड़े थे। क्या है ये सब? क्रिस बोला। उसने उसे बता दिया था कि उसने गौरव और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली थी, और ये भी कि पिछली शाम को उसे टेरेस पर सूखे काले गुलाबों की पंखुड़ियाँ दिखी थी, जिसे सुनकर गौरव के चेहरे का बचा हुआ रंग भी निचुड़ गया। अरे यार, क्या मुसीबत गले पड़ गई, वो हताशा से बुदबुदाया। मुसीबत? क्रिस भौहें चढ़ाता हुआ बोला। तू बिलीव नहीं करेगा, गौरव दहशत से बोला। क्रिस ने हंसते हुए गौरव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देख, मैं वो नहीं जिसकी सुबह ऑफिस में और शाम पब में होती है, जिसकी ज़िंदगी गर्लफ्रेंड अफेयर, बॉस के मूड, 3 BHK, फॉरेन ट्रिप जैसी चीज़ों तक ही सीमित है। मैं जिस दुनिया में जीता हूँ उसे जानता भी हूँ। तुझे क्या लगता है मैं हमेशा खूबसूरत नदी, नाले, पहाड़ों, वादियों की ही खाक छानता रहता हूँ? गौरव उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। मैं कितनी ही बार ऐसी चीज़ों से दो चार हो चुका हूँ जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं नहीं बिलीव करूँगा तो कौन करेगा? क्रिस उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, सुहाना। उसका एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वो पैरानॉर्मल चीज़ों के वीडियोस अपलोड करती थी, कई बार हॉन्टेड जगहों की भी। लास्ट मंथ वो पहाड़ों पर गई थी। इस बार उसके साथ हम सब भी गए थे। वहाँ भी एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में सुन रखा था। एक रिसोर्ट था, रजत महल। उसने पूरी कहानी क्रिस को सुना दी। क्रिस बड़े गौर से उसे सुन रहा था। उसके भाव समझना मुश्किल था। वैसे भी वो अपनी भावनाएं हथेली पर रखकर चलने वाली किस्म का नहीं था। सुन, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ लोगों से घिरा हुआ हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, परसों मैं इंडिया ही छोड़ दूँगा, वो बड़बड़ाता हुआ बोला और वहाँ से चला गया। और उसके हटते ही क्रिस को वो दिख गई। वो एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में वो खड़ी थी, मध्यम रोशनी के बीच, हाथ में सूखे काले गुलाबों का गुलदस्ता लिए, गुस्से से घूरती 2 काली भयानक आंखें। क्रिस जड़ हो गया। वो उन आंखों में देखता रहा जो खौफनाक रात की तरह काली थी, और फिर देखते ही देखते वो बाएं मुड़ी और एक कमरे में चली गई। 5 मिनट बाद हिम्मत करके क्रिस आगे बढ़ा। वो जहाँ गायब हुई थी वो एक कमरे का बंद दरवाज़ा था जो मजबूती से बंद था। हो तो वो बंद दरवाजे में समा गई थी। क्रिस, किसी और को हो ना हो, क्रिस को अब आशमा की बातों पर पूरा भरोसा था। शादी वाला दिन। गौरव अब किसी से भी उस भूतनी के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्रिस से भी नहीं। सब कुछ जल्दी निपट जाए और निकलूँ यहाँ से। अपनी शेरवानी ट्राई करता वो सोच रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। आशिमा का। मैं अपने बॉयफ्रेंड से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। क्या? गौरव ने टाइप किया। कल से तो तू मेरा हस्बैंड बन जाएगा ना ढक्कन? गौरव मुस्करा दिया। इन दिनों वो इतना परेशान रहता था कि उसे याद भी नहीं रहता था कि उसकी शादी, आशमा जिससे वो प्यार करता था, उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर गए जब उसने आशमा का अगला मैसेज पढ़ा। 5 मिनट में टेरेस पर मिल। आशमा टेरेस पर रेलिंग पकड़े समुद्र की ओर मुंह किए खड़ी थी। उसने पिछली शाम वाला ही अपना संगीत वाला कई रंगों वाला घेरदार लहंगा पहना हुआ था। गौरव धड़कते दिल से उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में एक सुर्ख लाल गुलाब था। उसने पीछे से धीरे से वो गुलाब आशमा के बालों में लगा दिया और इंतज़ार करने लगा।
और उसके देखते ही देखते आशमा के बालों में लगे गुलाब का रंग सूख कर काला हो गया था। वो हड़बड़ा कर कई कदम पीछे हटा। आशी, वो अनिश्चितता से बुदबुदाया। आशमा पलटी और गौरव के आश्चर्य और भय का कोई ठिकाना ना रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में अजीब सा भाव, मानो कह रही हो अब बस। कहाँ चला गया ये लड़का? शेरवानी भी नहीं दिख रही, गौरव की माँ ने खोजते हुए कहा। मैं भाभी को फ़ोन लगाती हूँ, गौरव की छोटी बहन शरारत से बोली। उसने कॉल किया। आशमा अपने कमरे में ही थी और गौरव कहाँ है उसे भी नहीं पता था। बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ, माँ ने फिर मुंह मिचकाया। आपने भाई को देखा? गौरव की बहन ने पूछा। नहीं तो क्या हुआ? क्रिस का मन अनजान आशंका से लरजने लगा। पहले तो किसी ने गौरव के गायब होने को गंभीरता से नहीं लिया होगा कहीं, पर अब जोर शोर से उसे ढूंढा जाने लगा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था, पर वो कहीं भी नहीं दिखा। तभी एक लड़की की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, जिससे सभी दहल गए। वो गौरव की एक कज़न थी। सब भागते हुए उसके पास पहुँचे। क्या हुआ? अरे बोल ना। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी, दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। उसने सामने स्विमिंग पूल की ओर इशारा किया। वहाँ गौरव की लाश तैर रही थी। उसके शरीर पर अभी भी शादी वाली शेरवानी थी। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद गौरव के पिता सुबकते हुए बोले। वो तो अच्छी तरह तैर लेता था। शादी की खुशियाँ मातम में बदल चुकी थी। आशमा और गौरव की माँ का सबसे बुरा हाल था। आशमा तो शादी का जोड़ा भी पहन चुकी थी। गौरव की अचानक हुई रहस्यमयी मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पुलिस आ चुकी थी। बॉडी को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। पुलिस ने सबसे गहन पूछताछ की। किसी से कुछ नहीं हासिल होना था, हुआ भी नहीं। जब पुलिस को कोई मामूली सी भी कामयाबी नहीं मिली तो वो उस केस में आत्महत्या का बटन टांगने लगे। अरे वो आत्महत्या क्यों करेगा भला? गौरव के चाचा झुंझलाते हुए बोले। वो इतना खुश था, उसकी शादी हो रही थी। इंस्पेक्टर, क्रिस ने पुलिस इंस्पेक्टर को संबोधित किया। डूबने के कितने देर बाद शरीर पानी की सतह पर आ जाता है? उसने सवाल किया। एक दिन या कम से कम 10-12 घंटे। इंस्पेक्टर ने ज्ञान बघारा और खुद ही चौंक गया। वो क्रिस को घूरने लगा। बाकी सब भी असमंजस से क्रिस को ही घूरे जा रहे थे। गौरव की मौत तो मुश्किल से घंटे भर पहले ही हुई थी। सारी तामझाम खत्म हुई। सारे रिश्तेदार लौटने लगे। गौरव का परिवार वहीं रुका था। पोस्टमार्टम के बाद वो उसका शरीर घर ले जाने वाले थे और कुछ नए अनसुलझे सवाल लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। उसके अनुसार गौरव का शरीर पानी में बुरी तरह गल चुका था। उसके शरीर की जो हालत थी उसके अनुसार उसे डूबे हुए कई दिन हो चुके थे, जो कि संभव ही नहीं था। फिर उसे क्या हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ गए थे तुम सब? क्रिस ने गौरव के उसी दोस्त से बात की जिसकी और गौरव की बातें उसने छिपकर सुनी थी। उसका नाम अभिषेक था। अब क्रिस को मालूम था। रजत महल एक रिसोर्ट सा बना है पहाड़ों पर, वो हॉन्टेड है? क्रिस ने पूछा। हम सिर्फ घूमने गए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। सुहाना ने फ़ौरन सारे इक्विपमेंट वहीं बुलवा लिए। वो वहाँ की वीडियो बनाना चाहती थी अपने चैनल के लिए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? क्रिस ने पूछा। जावेद को भी कुछ नहीं हुआ, वो तपाक से बोला। हम 5 लोग गए थे वहाँ, सुहाना, गौरव, जावेद, विशाल और मैं। सुहाना और गौरव मर चुके हैं, विशाल गायब है, मैं और जावेद बचे हैं। पर कैसे? क्रिस ने कहा। पंगा सिर्फ उन तीनों ने लिया था। मैं और जावेद अंत तक उस सारे झमेले से दूर ही थे। क्रिस बहुत देर तक सोचता रहा, फिर अपना मोबाइल निकाल लिया। तुम वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे? अभिषेक ने थोड़ा सहम कर पूछा। जाना तो होगा ही,
एक बहन जी नाराज़ घूम रही हैं जो गौरव की मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। शायद वो वहीं से हैं। क्रिस मोबाइल में कुछ देख रहा था, पर ऐसी तो कोई जगह दिख ही नहीं रही। क्रिस अपने मोबाइल पर रजत महल सर्च करता हुआ बोला, नहीं, नेट पर शायद ना मिले। 2 महीने पहले ही उस जगह का नया नामकरण बतौर रजत महल हुआ है। अच्छा, पहले क्या नाम था? क्रिस ने दिलचस्पी से पूछा। अभिषेक कुछ देर याद करता रहा, फिर बोला, वो शायद हाँ, याद आया, एलेनोर कॉटेज। तो क्या रहस्य था गौरव की मौत का? कौन थी वो औरत जो टेरेस पर दिखी थी? क्या इन सवालों का जवाब एलेनोर कॉटेज से जुड़ा था? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग का। तब तक के लिए धन्यवाद।